गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू स्टार्ट करते हैं विमेंस कोटा बिल से रिलेटेड। पहला आर्टिकल जो विमेन कोटा बिल है उससे रिलेटेड है। देखो, ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। अभी ये बिल प्रस्तुत किया गया है लोकसभा में और प्रधानमंत्री इसमें कंसेंसस बना रहे हैं डिफरेंट पार्टी के बीच में। तो इसमें विमेन कोटा की डिमांड बहुत सालों से जो 33% चलती चली आई है, उस 33% कोटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बिल आया है। तो इसमें बहुत सारी अपोजिशन पार्टियां अपोज कर रही हैं। उसका रीज़न है इसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये 2024 में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूज़, डिफरेंट न्यूज़ निकल कर आ रही हैं। इसके लिए 2026 में सेंसस होगा और सेंसस के बाद 2029 तक इम्प्लीमेंट होने का प्रावधान है। अभी न्यूज़ ये निकल कर आ रही है, धीरे धीरे देखते हैं वो चेंज होती है नहीं होती है। मगर ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है एक रिवॉल्यूशनरी बिल होगा जो विमेन को एम्पावर करेगा। ठीक है, विमेन के एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा योगदान निभाएगा, उनकी जीविका उपार्जन को बदलेगा, इंडिपेंडेंसी लाएगा। और जो बच्चे माओ के द्वारा देखे जाते हैं तो पॉलिसी विमेन के द्वारा विमेन के लिए बहुत अच्छे रूप से बनाई जाएगी। दूसरा आर्टिकल फ्रंट पेज पर कनाडा से रिलेटेड है। कनाडा में एक खालिस्तानी सिख लीडर थे, उनको हत्या कर दी गई है। तो कनाडा ने डायरेक्टली इल्ज़ाम इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लगाया है। तो उसके बाद कनाडा के प्रेसिडेंट के द्वारा सफाई भी दी गई है, मगर अभी तक दोनों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। यूएसए ने भी इस पर दुख जताया, क्योंकि इंडिया और कनाडा के बीच में ट्रेड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है और हमारे डायस्पोरा, जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है, वो बहुत ज़्यादा कनाडा में रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज ये आर्टिकल हम सारे डिस्कस करेंगे। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो से रिलेटेड है। क्या हुआ है रिसेंटली, दोबारा से आरबीआई ने बोला है कि जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है इसको हम धीरे धीरे फेज्ड मैनर में ख़त्म कर देंगे। देखो, कैश रिजर्व रेशियो पहले समझ लेते हैं क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, हर बैंक जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक कौन सी होती है, हर चीज़ की देखो एक डेफिनीशन होती है। आप अगर वो डेफिनीशन नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होती हैं, जिसका जिक्र आरबीआई के एक्ट 1949 में है, उन्हें कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। एक शेड्यूल इनके लिए डिसाइड है, उस शेड्यूल के हिसाब से वो कुछ बैंकों को कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है और अदर बैंक जो है उस शेड्यूल में नहीं है, उन्हें प्राइवेट बैंक कहा जाता है। तो कॉमर्शियल बैंक जो होती हैं वो कुछ परसेंटेज, अप्रॉक्स 4% जो है वो अपना कैश की फॉर्म में रिजर्व रखती हैं आरबीआई के साथ। देखो, फुल फॉर्म ही है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कैश को रिजर्व रखा जाता है आरबीआई के साथ। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। ये बेसिक्स है, आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एक्ट आरबीआई बाध्य कर सकती है बैंकों को 0 से 15% तक कैश रखने के लिए। ठीक है, अगर वो इतना कैश अपने वॉल्ट में नहीं रखते हैं या आरबीआई के साथ नहीं रखते हैं तो आप उनकी बैंक की सदस्यता जाती रहेगी। ठीक है, तो उनको आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है और किसके द्वारा ये रखा जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, कैश रिजर्व रेशियो ओनली कैश में रखा जाता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड की फॉर्म में रख लेंगे और अदर फॉर्म में रख लेंगे। ये क्यों किया जाता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये मेंटेन किया जाता है आरबीआई के द्वारा, क्योंकि आरबीआई चाहती है मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा ना हो। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाएगी, कैश का फ्लो हो जाएगा, बैंक में बहुत ज़्यादा आपके अकाउंट में पैसा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी। अब जब इन्फ्लेशन हो जाएगी तो प्रोडक्ट बहुत महंगे होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा महंगे होने लगेंगे, तो मार्केट में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। जब मार्केट में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट जाती रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं।
इसकी वजह से ये कैश रिजर्व रेशियो का यूज़ होता है। ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन रिजर्व। बैंक डज नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन CRR डिपॉजिट विद RBI। जो बैंक के साथ, जो बैंक का CRR है जो RBI के साथ रखा जाता है, या तो RBI उसे मैनेज करती है या ये वॉल्ट में रखा जाता है बैंक के इंटरनल सिक्योरिटी में। तो जो ये CRR रखा जाता है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब SLR देख लेते हैं, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। SLR कह रहा है ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है जो मिनिमम % डिपॉजिट करना होता है कॉमर्शियल बैंक को मस्ट कीप विद इटसेल्फ। देखो लिखा है ना, कीप विद इटसेल्फ, वर्ड पे आप ध्यान देना कि बैंक जो है अपने पास में ही रखती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये किस फॉर्म में रखा जाता है, कैश में भी रखा जा सकता है, गोल्ड में भी रखा जा सकता है और अदर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में भी रखा जा सकता है, ठीक है। रिस्पेक्टिव बैंक्स, ठीक है, रिस्पेक्टिव बैंक्स अपने हिसाब से इसे मेंटेन करती हैं, RBI इसे मेंटेन नहीं करता है। एक्सेस कंट्रोल ऑफ मनी फ्लो इन इकोनॉमी, मतलब वही बात की गई है, SLR का भी उपयोग जो मनी फ्लो होती है मार्केट में बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और बैंक को इसमें इंटरेस्ट मिलता है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। पॉइंट अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता। ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा नोट करना है, यही नोट करना है, बाकी आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा धीरे धीरे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला आर्टिकल जो है पॉल्यूशन से रिलेटेड है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है अभी, जो कंडक्ट किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो इसमें दिल्ली को 9th रैंक प्राप्त हुई है और जबकि मुंबई को 10th रैंक प्रोवाइड हुई है। तो यही चीज़ बताई गई है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो कंडक्ट किया जाता है हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ये कंडक्ट करने के पीछे इसका रीज़न है, जो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई सेलिब्रेट किया जाता है 7 सितंबर को, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और क्वालिटी, जो एयर की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई जो 7 सितंबर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो जो सेलिब्रेट किया जाता है, उसके पीछे का रीज़न ये है। उसके बाद ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया जाता है ताकि सिटीज़ को रैंकिंग दी जा सके। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई फर्स्ट डिक्लेयर किया गया था 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। 4th इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई का थीम जो है टुगेदर फॉर क्लीन एयर। थीम बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती UPSC के द्वारा, मगर हमें पता होना चाहिए कि थीम क्या है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आया। तो हम देख लेते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब स्टेबलाइज किया गया। देखो सेंट्रल CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टेबलाइज की गई, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टेबलाइज की गई वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ये सितंबर 1974 में स्टेबलाइज की गई। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जानना कि स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। मैंने आपको भी पहले बताया है, स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती हैं वो किसी एक्ट की सहायता से बनाई जाती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में किसी न किसी तरह से जिक्र होता है। हम इस आर्टिकल को इलेबरेटली डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी और अच्छे आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आप ये ना सोचिएगा कि कहीं पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल डिस्कस किए जा रहे हैं तो हमारे आर्टिकल छूट जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, सारे आर्टिकल आज नहीं तो कल कवर होंगे, मगर कोई भी आर्टिकल आपका छूटेगा नहीं जो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ आप जान लीजिए। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे वीडियोस पर व्यूज़ बढ़ें, ताकि हम और फ्री इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बात बताई कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट
1974 के तहत बनाया गया था। इसके द्वारा 2 एक्ट को और इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 को इम्प्लीमेंट किया जाता है और एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अपनी टेक्निकल एडवाइजरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को दी जाती है। यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा था मैं आपको बता देता हूँ। यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बनाया गया है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। वहीं ये गलत हो गया क्योंकि इसको बनाया गया है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत। ठीक है, तो ये चीज़ हमने जान ली। ये जो हमारे स्टैटिक पोर्शन था इसको अच्छे से जाना, कोई इसमें कमी नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण मैंने बताया ही है, जो इनिशिएट किया था वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इनिशिएट किया गया है। इसमें सिटीज़ को रैंक दी जाती है जो इम्प्लीमेंट करती हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये नेशनल एनसीएपी क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2019 में लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम का एम था कि एयर क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है, तो ये एक तरह से फ्रेमवर्क था। तो इस फ्रेमवर्क के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, जो सिटी 5 साल तक किसी भी तरह का एयर क्वालिटी नहीं दिखाती है, और जो नाक के मेज़र हैं, अभी हम नाक को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसको अगर नहीं कंसिस्ट करती है तो उसे नॉन अटेनमेंट सिटी करार दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अब कैटेगरी ऑफ सिटी हैज़ बीन पॉपुलेशन, जो सिटी की कैटेगरी है, मतलब ऐसा होता है 1 मिलियन से ऊपर की सिटी को अलग रैंकिंग दी जाती है, 3 लाख से 5 लाख वाली सिटी को अलग रैंक दी जाती है। तो ये रैंकिंग बेस पर जो है इंडेक्स बनाई जाती है। ठीक है, तो 2011 का पॉपुलेशन सेंसस इसमें लिया जाता है। इसमें 8 मेजर पॉइंट है, जो 8 मेजर पॉइंट है वो देख लेते हैं क्राइटेरिया में। कंट्रोल ऑफ बायोमास, जो बायोमास बर्निंग होती है, जो हम लकड़ी जलाते हैं, जो फ्यूल यूज़ होते हैं, बायोमास। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग जो होती है। रोड डस्ट, कुछ स्टेट में रोड डस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको सफाई नहीं किया जाता, मगर आप बड़ी बड़ी सिटी में देखेंगे, मैंने नागपुर में भी अक्सर देखा है कि वहाँ पर रोड के साइड की धूल को हटाने के लिए बहुत सारी मशीन्स का यूज़ किया जाता है। डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, vehicular emissions, industrial emission, public awareness, improvement in PM10 concentration। ठीक है, तो अब परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसमें हम मेजर परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फर्स्ट कैटेगरी 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख से ऊपर वाली पॉपुलेशन में इंदौर ने टॉप किया है। उसके बाद आगरा और थाने हैं। वर्स्ट सिटी जो रही हैं, सबसे बेकार जिनकी रैंकिंग रही है, मदुराई, हावड़ा एंड जमशेदपुर। ये चीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, भोपाल को रैंक 5 किया गया है, जबकि दिल्ली को रैंक 9th किया गया। तो ये चीज़ हमने देखी कि कैसे इसमें रैंकिंग दी जाती है, कैसे स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, किस तरह की बॉडी है। अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं इस आर्टिकल में, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये क्या होता है? एक स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं जिसके रेफरेंस से क्वालिटी देखी जाती है किसी सिटी की या स्टेट की। तो ये नोटिफाइड किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, और ये किस एक्ट के अंदर आपके हिसाब से नोटिफाई किया गया होगा, बताइए। ये ऑब्वियस सी बात है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत इसको नोटिफाइड किया गया। अब इसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट आते हैं ये आप बहुत ज़रूरी है याद रखना। मैं आपको इसके नोट्स तो प्रोवाइड करूँगा ही करूँगा, मगर आप अभी देख लीजिए। PM10 इसमें आता है, PM 2.5 ये तो सब में ही आएगा, SO2 आता है, NO2 आता है, ठीक है, CO आता है,
NH3 आता है, ये आपको रट जाएंगे, जैसे मुझे रट गए हैं यही आपको ऐसे रट जाएंगे। ओजोन आता है इसमें, लेड आता है, और कौन सा आता है, बेंजीन आता है, बेंजीन आता है, बेंजीन पायरीन आता है, आर्सेनिक आता है, निकल आता है। ये सब आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब स्टेम सेल से रिलेटेड आर्टिकल को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टेम सेल क्या होती है, बॉडी का एक रॉ मटेरियल होता है। स्टेम सेल एक ऐसी सेल होती है जिसे अदर स्पेशलाइज फंक्शनल सेल में बदला जा सकता है। मतलब कोई स्टेम सेल है, मान लो ये सेल है, अब इस सेल को या तो सेम स्टेम सेल में बदला जा सकता है, ये नेचुरली बदली जाती है। इसको ऐसा नहीं है कि आपको कोई मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, साइंटिफिक इन्वेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेम सेल की एक खासियत होती है जो एम्ब्रियो में माँ के पाई जाती है, जो डिफरेंट ऑर्गन जिसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड सेल में बदला जा सकता है, और सेम डॉटर सेल जिसे कहते हैं डॉटर सेल में बदला जाता है। आप देखो यहाँ पर या तो न्यू स्टेम सेल, सेल्फ रिन्यूड, और स्पेशलाइज सेल में बदला जाता है। मतलब पहले ये डॉटर सेल में बदली जाएगी, फिर डॉटर सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल में बदली जाएगी, या फिर न्यू स्टेम सेल में बदली जाएगी, ठीक है। स्पेशलाइज सेल कैसी हो सकती है, देखो ब्लड सेल्स हो सकती हैं, ब्रेन सेल्स हो सकती हैं, हार्ट मसल्स हो सकती हैं, बोन सेल्स हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ इसमें है। वही बात ये दोबारा लिखी हुई है कि कैसे डॉटर सेल में बदली जाती है, फिर डॉटर सेल से न्यू स्टेम सेल्स में बदली जाती है, फिर वही स्पेशलाइज सेल में बदली जाती है। आप ये जान लीजिए ये केवल ओनली ऐसी सेल होती है, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। नो अदर सेल इन द बॉडी हैज़ नेचुरल एबिलिटी टू जनरेट न्यू सेल टाइप। मतलब कोई भी ऐसी सेल नहीं है स्टेम सेल के अलावा जो सेम सेल में तो बदल सकती है। जैसे कोई सेल है वो सेम सेल में बदल सकती है, मगर वो नेचुरली दूसरी सेल में नहीं बदल सकती। देखो लिखा है जनरेट न्यू सेल टाइप, मतलब एक सेल है उसे ब्लड सेल में भी बदल गई, वो वही बोन सेल में भी बदल गई। ये एक करिश्मेटिक सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं जो हमारे प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं PCS लेवल पर। क्या है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो बहुत वेरी माइन्यूट होती है इन साइज में, और जबकि यूकैरियोटिक सेल फेयरली लार्ज होती है। इसमें न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसके न्यूक्लाइड होता है नॉट सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब ये देखो यहाँ देख लो, पिक्चर में देखो, ये न्यूक्लियाइड है, इसके सराउंडिंग में यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि यहाँ न्यूक्लियस है तो ये मेम्ब्रेन है यूकैरियोट सेल में, ठीक है। तो ये देखो लिखा है न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेंबर, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियोलॉसिस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील एब्सेंट, मतलब इसमें जो सेल के ऑर्गेनील होते हैं, जो अदर ऑर्गन होते हैं, साइटोप्लाज्म हो गया, अदर चीज़ें हो गया, वो मतलब सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। जबकि देखो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बगल में सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील आर प्रेजेंट। सेल डिवीजन बाय फिजन और बर्डिंग, नो मिटियोसिस, ठीक है। इसमें सेल डिवीजन बाय मिटियोसिस और मियोसिस, ठीक है। ये सब हमने चीज़ें आज डिस्कस की। हमारा आज का न्यूज़पेपर के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको बताया CRR और SLR में क्या डिफरेंस है, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, नाक जो है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कब लॉन्च किए गए। आप इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। हम लोग आपको टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।